नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको बता देती हूं, फिर राष्ट्रपति बन गए ट्रंप। सबसे पहले आपको बताऊंगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अलावा एक और देश के राष्ट्रपति बन गए, यानी ट्रंप की मनमर्जी चल रही है। ट्रंप जब चाहेंगे किसी देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आज डोनाल्ड ट्रंप के इस मनमर्जी पर खुलकर बोला जाएगा? इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज बताऊंगी कि ट्रंप के डर से सरेंडर होगा या बवंडर होगा। ट्रंप ने 3 देशों पर धावा बोल दिया है। क्या पूरी दुनिया इन 3 देशों पर कब्जा होते देखेगी या फिर एक नया युद्ध छिड़ने वाला है? पाकिस्तान की सरकार है। आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले आज उस खबर को आपके लिए लेकर आ रही हूं जिससे दुनिया हैरान रह गई। क्या आपने सुना है किसी देश के राष्ट्रपति ने खुद को दूसरे देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया? सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है। ट्रंप खुद को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट घोषित कर चुके हैं। उन्होंने विकिपीडिया की एक एडिटेड फोटो के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट होने का दावा कर दिया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब पोस्ट को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी है। कुछ लोगों ने इसे ट्रंप का फनी पोस्ट बताया, लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाहेंगे खुद किसी देश में उतरकर वहां के राष्ट्रपति को बंदी बना लेंगे और जब चाहेंगे किसी देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप की इस मनमानी पर बात करने वाली हूं। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया के लिए हानिकारक बन गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जब चाहेंगे किसी देश पर हमला कर देंगे और बाकी दुनिया देखती रहेगी? आज इस पर बात कर रही हूं क्योंकि जब उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति खुद को डिक्लेयर कर दिया तो उससे डोनाल्ड ट्रंप संदेश क्या देना चाह रहे हैं, यह भी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप पहला संदेश दुनिया को यह दे रहे हैं कि अमेरिका ही दुनिया का सुपर बॉस है। इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप यह कहना चाह रहे हैं, मैं जो चाहूंगा करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने दूसरा संदेश क्या दिया है इसके जरिए? यूएस के आगे रूस चीन की भी नहीं चलेगी, यानी कि अमेरिका के आगे अगर चीन और रूस को लगता है वो सुपर पावर्स हैं तो उनकी एक नहीं चलने दूंगा। यह भी संदेश वो दुनिया के देशों को देना चाह रहे हैं। तीसरा संदेश क्या दे रहे हैं? यूएस जहां चाहेगा वहां पर सत्ता परिवर्तन कर सकता है और अमेरिका के आगे कोई बोलने वाला नहीं है। क्या यह तीसरा संदेश डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं? चौथा संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, अमेरिकी हित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी बड़ा है। जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए एजेंसियां बनी है, लेकिन अमेरिकी हित, और वो इसे अमेरिकी हित कहते हैं, अमेरिकी हित के आगे ये कानून कोई काम नहीं करेंगे। आप भले ही बोलते रहिए कि अमेरिका क्या कर रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट ही होगा। और 5वां संदेश जो वो दे रहे हैं, अमेरिका की नहीं मानी तो होगी हानि। जी हां, उन्होंने ये संदेश वेनेजुएला को दिया, अब वो यही संदेश क्या ईरान को दे रहे हैं, खमनेई को दे रहे हैं। क्या 3 टारगेट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक कर लिए? ग्रीनलैंड, क्यूबा, ईरान, ट्रंप का जंगी प्लान। जब होगा ट्रंप का ऑर्डर, निकलेगा B-2 बॉम्बर। नहीं माना ईरान तो ट्रंप मचाएंगे घमासान। ट्रंप ने वाकई ईरान पर हमले का मूड बना लिया। जवाब ट्रंप की बातों में, दोनों कह रहे हैं ईरान पर ऐसा वार करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। We will hit them at levels that they've never been hit before. क्या ईरान के बाद ट्रंप का नेक्स्ट टारगेट ग्रीनलैंड है, जिस पर कब्जे के लिए वो रूस और चीन से टकराव की भी परवाह नहीं कर रहे हैं? Don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. ग्रीनलैंड को धमकी भरे सौदे की पेशकश, ईरान को सीधी धमकी और वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप अब क्यूबा को धमकी दे रहे हैं। वेनेजुएला के सबसे करीबी साथी को कह रहे हैं कि देर हो जाए, इससे पहले या तो डील कर ले या अंजाम भुगतने को तैयार रहे। तो
अमेरिका के 3 टारगेट्स में पहला टारगेट ईरान है, ये खुलकर बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन खमनई के समर्थक भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो ये तस्वीरें देखिए, वहां ईरान में खमनई के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी तेहरान में हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ये ईरान और खमनई के समर्थन में आज सड़कों पर लोग उतरे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको याद है कि पिछले कई दिनों से ईरान में खमनई को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सरकार को गद्दी से उतार देने पर लोग अड़े हुए हैं, बढ़ती महंगाई से परेशान है। खमनई की सत्ता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा देख लीजिए इन्हें। ये खमनई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और इसी को लेकर खमनई और ईरान की सरकार कह रही है कि ये अमेरिका प्रायोजित है, अमेरिका यहां पर हमला करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब इन प्रदर्शनकारियों पर खमनई और ईरान की सरकार लगातार दबिश डाल रही है। वहां पर लाशों का अंबार लग गया है और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ईरान पर धमकी दे रहे हैं, ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दे दी। प्रदर्शन रोकने के लिए रेड लाइन क्रॉस कर रहा है ईरान, ये अमेरिका का कहना है। उसका कहना है कि प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। ऐसे लोगों को मार दिया जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। ट्रंप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो नेता है या हिंसा के बल पर शासन करते हैं, हम इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। और ट्रंप ने कहा कि हम हमले के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, हम हमलों के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब क्या अगला टारगेट ईरान होगा। आज मैं बात इसकी कर रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला कोई नहीं है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की मनमर्जी चल रही है। अमेरिका के इस रुख का ईरान पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। अब ईरान की संसद की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। अमेरिका विरोध कैसे किया गया ईरान की संसद में। डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए। जरा ये नारे सुनिए कि ईरान की संसद में क्या हो रहा खमनई ने ट्रंप को अहंकारी शासक बता दिया है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद खमनई कैसे हमला कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, वो भी सुन लीजिए। प्राचीन मिस्र के सम्राट फराओ से तुलना कर दी और कहा दुनिया को अपने घमंड से आंकने वाला अगर कोई नेता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचकर हारेंगे, ये खमनई कह रहे हैं। हर अहंकारी की तरह ट्रंप भी हारने वाले हैं। ट्रंप काबिल है अपना देश संभाले, यानी नसीहत भी दे रहे हैं। और ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान में तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन हम ट्रंप को जीतने नहीं देंगे। खमनई ने सीधा हमला किया है। अब जो कुछ ईरान में हो रहा है, ईरान का मानना है कि ये ट्रंप करा रहे हैं। ट्रंप ही नहीं, इजराइल करा रहा है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खमनई के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर बड़ा आरोप लगा दिया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों को वहां पर मारने वाले इजराइल की एजेंसी मोसाद है। जी हां, ये वीडियो अराक्ची ने शेयर किया और कहा कि देखिए, आप इस वीडियो में लोगों को देखेंगे जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, ये वहां के लोग नहीं है, ये ईरान की एजेंसी मोसाद है जो ईरान में घुसकर वहां पुलिस कर्मियों को मार रही है। अब इसका मतलब क्या है? क्या इन प्रदर्शनों के बीच इजराइल है? प्रदर्शनों के बीच ईरान की अमेरिका को सख्त चेतावनी आई है। हमला किया तो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा सभी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल भी टारगेट पर होगा। यानी ईरान का अब सीधा मानना है कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ट्रंप नहीं करा रहा है, इजराइल भी करा रहा है। ईरानी सांसदों ने डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगाए हैं। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं,
डोनाल्ड ट्रंप क्या इस दुनिया के लिए हानिकारक हो गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी मनमर्जी चलाएंगे? जब उनका मन करेगा किसी देश पर हमला कर देंगे। मैं आपको यह बताऊं कि इस सब संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई याद आ रहा है तो वो भारत और मोदी हैं, क्योंकि दुनिया के लिए वो हानिकारक है। वो रूस चीन को सीधा चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आज के दिन जब ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कुछ घंटों बाद भी ईरान पर हमला डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, क्या वो B-2 बॉम्बर लॉन्च कर सकते हैं, सबके बीच एक तस्वीर आई कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को लेकर संदेश भारत को दिया गया है। भारत सबसे महत्वपूर्ण साथी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी ने आज भी दोहराया है। इसका मतलब ये कि इस संकट की घड़ी में अगर कोई देश डोनाल्ड ट्रंप को महत्वपूर्ण लग रहा है तो वो भारत है। मैं जरा बताऊं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर दीपक बोरा, उनको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एयर कॉमोडोर AS बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ अमेरिका से सीधे ट्रंप समर्थक आनंद आहूजा जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ कौम यूनिवर्सिटी ईरान के पूर्व प्रोफेसर मौलाना असलम रिजवी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे सीधा सवाल सबसे पहले मेजर आर्या आपसे पूछ रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप क्या इस दुनिया के लिए हानिकारक बन गए हैं? क्या फिर किसी को समझ नहीं आ रहा है वो ईरान पर हमला करेंगे, ग्रीनलैंड एनेक्स करेंगे, जिसको लेकर वो पहले बयान दे चुके हैं, आज भी उन्होंने दिया, या फिर अब वो सीधे क्यूबा पर हमला करेंगे? मनमर्जी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचरिता आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये अमेरिका की पॉलिसी रही है, और अमेरिका की पॉलिसी आज से नहीं शुरू से रही है। सद्दाम हुसैन के ऊपर इन्होंने इराक में हमला कर दिया, उसका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने पूरा अफगानिस्तान उजाड़ दिया। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही है, नहीं, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा क्या है कि सामने बोल देता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सामने बोल देता है, वो मुंहफट आदमी है, वो बिल्कुल सब कुछ जैसा है अंदर वैसा ही बाहर वो कर देता है। लेकिन किसी को ये गलतफहमी ना हो कि बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो बड़े शरीफ टाइप के रहे हैं, और बड़े आज की तारीख में सब लोग कहते हैं कि जो ओबामा था वो बड़ा शांति का मसीहा था, वो बड़ा अमन का एक जिसको कहते हैं मसीहा था ओबामा। उसको नोबेल प्राइज जो था वो पहले मिला, लेकिन उसके बाद नोबेल प्राइज मिलने के बाद जितनी ड्रोन स्ट्राइक्स उसने करवाई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, शायद ही किसी ने करवाई हो, 95% इनसाइड अफगानिस्तान। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स करते आए हैं। आज की तारीख में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। ये वियतनाम के अंदर घुस गए, ये कोरिया के अंदर घुस गए, ये अफगानिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर, आप ये देख लीजिए इराक के अंदर। ये ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पे इन लोगों ने कलेश ना करा। सो दिस इज नॉट न्यू, व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज नॉट न्यू, ही इज जस्ट मोर ब्लेटेंट अबाउट इट। सिर्फ मैं ये कहूंगा सिर्फ ब्लेटेंट ज्यादा है, वो मुंह पे बोल देते हैं, बाकी सब लोग करते चले आए हैं, अमेरिका की पॉलिसी रही है। बात मेजर आर्या आप कह रहे हैं, मैं एक बार उस पर जरा क्विक रिएक्शन एम्बेसडर बोरा का लेना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं जरा एक बार आनंद आहूजा जी के पास चली जाऊँ। आनंद जी, क्या हो रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे क्या इस दुनिया में? अब मुझे ऐसा लग रहा है वो टेस्टिंग वाटर्स वाला समय चल रहा है। अब वेनेजुएला पर हमला हो जाएगा, उनके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेगा, ये किसी ने सोचा नहीं। अब वो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया अपने आप को कि मैं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं, और इसी के साथ अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि कोई मुझे रोक सकता है कि नहीं। पहली चीज तो जो मेजर गौरव आर्या ने कही, मैं उनसे काफी कुछ इस बात पे सहमत हूँ। ये अमेरिका की शुरू से ही पॉलिसी रही है। ये सिर्फ आप ट्रंप को आज ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप से पहले भी जितने भी तकरीबन प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी अननेसेसरी फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन कंट्रीज में इंटरवेंशन की एक पॉलिसी रही है। हालांकि जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका बेसिकली मुद्दा यही था कि मैं दुनिया में वॉर्स ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं एक प्रेसिडेंट ऑफ हिस्ट्री के अंदर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ पीस की लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। लेकिन समहाउ हालात कुछ ऐसे हो गए, शुरू से ही अगर हम देखें तो दुनिया में टक्कर जो रही है वो सोवियत यूनियन और अमेरिका की रही है। सोवियत यूनियन के अंदर आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं क्या आनंद जी? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप जस्टिफाई कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को? वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं?
अगर आपने मुझे अपने पैनल पे बुलाया है और ट्रंप के सपोर्टर या अमेरिका के जी। वजह से बुलाया है, तो आपने मुझे मौका भी दिए, या तो आप कहिए कि मैं आपकी हाँ में हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा जी, मैं ये एक्टिंग करता रहूंगा, या आप मुझे मौका दे बोलने का। आपने मुझे किस आनंद जी नहीं आनंद जी, मैं जानती हूँ आप डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं आपसे? मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप उनकी नीतियों को जस्टिफाई करेंगे, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा। आप करने ही दे रही हैं। नहीं जस्टिफाई तो आप करने ही दे रही हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर, जस्टिफाई नहीं आप जस्टिफाई ही कर रहे हैं। क्या करूंगा? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक देश के राष्ट्रपति खुद को डिक्लेयर कर देना, मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, अब किसी भी देश पर मैं कब्जा करूंगा, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो चीन और रूस घुस जाएंगे। जी चलो मैं बैठा रहता हूँ चुप करके, मैं डिफेंड नहीं करता, मैं कुछ नहीं बोलता। चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपसे सवाल का जवाब वही तो पूछ रही हूँ। मुझे सवाल का जवाब तो देने ही नहीं दे रही हैं आप। डिफेंड चीज़ मैं बात करने लगा हूँ, आपने मुझे काट दिया। नहीं भाई, नहीं काटा है भाई, क्या है ये सवाल? आप क्या चाह रहे हैं कि आप बोलते रहेंगे, मैं इंटरजेक्ट नहीं करूंगी क्या? तो ठीक है, फिर आप बोलिए। चलिए मैं एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, मुझे ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल भी नहीं पूछा जाए, उनकी नीतियों को कोई देश सही ठहराएगा क्या? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कहते ग्रीनलैंड पे हमला मैं नहीं करूंगा तो रूस चीन उसे खा जाएगा। राइट, बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ आपके शानदार चैनल पर, और बड़े ध्यान से सुनता हूँ जो कुछ आप कहते हैं। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। अब जो मैं सुन रहा था अभी, आपने पहले कहा है कि वेनेजुएला का उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। नहीं, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने भाई ये फेक न्यूज़ है। अभी 1 घंटा पहले उनका पोस्ट आया है कि ये सही नहीं है, किसी ने वहाँ पे पोस्ट कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इनकी बात मान लेते हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया है। दूसरा आपने पूछा है कि ग्रीनलैंड पे क्या करें। ग्रीनलैंड की तो बहुत दिलचस्प इतिहास है। पिछले 200 साल से नॉर्वे के पास था, फिर डेनमार्क को दिया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर इंटरनेशनल कोर्ट में। उसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है बेटा। वैसे एक चीज बताऊं मजेदार, ग्रीनलैंड का अगर आप नक्शे में देखेंगे वो हिस्सा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का है, पेट्रोल यूरोप का है, लेकिन हिस्सा वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का है, बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल करीब है। आप देखेंगे तो उसको चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली जो हम बात करते हैं डिफेंस के एरियाज में, वो बहुत करीब है आर्कटिक के। वहाँ की रिसोर्स तो अभी दुनिया ने हाथ भी नहीं लगाया उनको, वो ट्रम्प चाहता। मिनरल रिसोर्स, आबादी बहुत कम है, 50,000 की आबादी है ग्रीनलैंड की, जमीन बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी अमेरिकन बेस है। वो जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं रूस और चीन को वहां नहीं आने दूंगा। ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है ना बेटा, आई बिलीव, मेरा मानना है क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मिला हुआ हर साल वहां जाता हूँ, उसका आइडिया ये है मेक अमेरिका द ओनली सुपर पावर अगेन। जो 1991 जब सोवियत संघ टूटा था, अमेरिका एकमात्र सुपर पावर था और कोई नहीं था। रूस तो उस समय बहुत बिजी हो गया था, चेचन में ये हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, उसके बाद फिर हल्के हल्के वो आ गए। ही वांट्स टू डू दैट, और अमेरिका का कोई व्यक्ति नहीं है, नोबॉडी, जो इसकी आलोचना करेगा। आई वॉन्ट टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो अमेरिकन भी चाहता है कि मैं दुनिया में नंबर 1 हूँ। जिससे मैं बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स रूस को मत आने दीजिए और चीन को मत आने। चीन से नफरत है, रूस से नफरत है। सो ये जो कर रहा है, ये वही कर रहा है जो अमेरिका के लोग चाहते हैं। और जो ये इसके बारे में एक चीज है, ही इज प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। तो ये जो करता जा रहा है अनप्रिडिक्टेबली प्रिडिक्टेबल, ये जो करता जा रहा है, ये वही कर रहा है जो इसने कहा था। हमला करेगा ईरान पे। हाँ, एक चीज मैं जल्दी से बता देता हूँ बेटा, वेनेजुएला पे इसने हमला किस लिए किया था? नहीं, आप ये कह रहे हैं ईरान पर हमला करेगा 100%। और उसका जो R2P रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट 2005 का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रेजोल्यूशन है, जिसके अंतर्गत लीबिया को ठोका था, उसके बाद सीरिया को, उसके बाद इराक को, सब निकाल दिए वहां से। R2P बड़ा खतरनाक है। देखिए, आप जब ये कह रहे हैं ना एम्बेसडर बोरा, तब उस दौरान में जरा एक अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ट्रंप के सलाहकार हैं, उनका बयान आया है, और ये बयान क्या कहता है? वो कह रहे हैं वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर कब्जा होगा। रूस या चीन पहले से कदम न रख सके, इसलिए जरूरी है कि ये हमला हो। अब आप सोचिए, ईरान पर तो हम हमले की बात कह ही रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं उनके सलाहकार के अब ग्रीनलैंड पर कब्जा होगा क्योंकि रूस या चीन पहले से यहां कदम न रख सके, ये जरूरी है। अब एक तरफ यहां अभी एम्बेसडर बोरा ने कहा कि ईरान पर 100% हमला करेगा, वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी कि उनके सलाहकार कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर हमला होना चाहिए। मैं इस बात को जरा समझना चाहती हूं। एक बार मैं एयर कॉमोडोर के पास जा रही हूं। एयर कॉमोडोर बहल, जरा मुझे बताइए कि ये जो इस वक्त तस्वीर आ रही है, उनके सलाहकार कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर हमला हो,
डोनाल्ड ट्रंप को रोकने का क्या जरिया है? वो पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं आई एम द बॉस, और ये दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। धन्यवाद सुचारिता जी, जय हिंद। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि ट्रंप को सिर्फ ट्रंप ही रोक सकते हैं या उनकी देश की जनता रोक सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ऐसे बहुत कम प्रेसिडेंट रहे हैं जो पहले 6-7 महीने के अंदर जिनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 6 से माफ कीजिएगा 50% से ऊपर से गिर के 38% तक आ गई। और ये क्यों हुआ? ये उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से हुआ, टैरिफ पॉलिसीज की वजह से हुआ, और आम आदमी के ऊपर जो मार पड़ रही थी प्राइसेस बढ़ने से उसकी वजह से हुआ। इसमें मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी बहुत सारे लोग थे जो उनसे हटते जा रहे थे। और साथ में एप्स्टाइन फाइल्स आ गई। अब एप्स्टाइन फाइल आई तो इनको वापस लेना था अपनी पॉपुलैरिटी, मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक साथ लेके आना था। तो इससे अच्छा क्या बहाना है कि वेनेजुएला के ऊपर हमला करके उनके प्रेसिडेंट को लेके आए, एक माशो इमेज बनेगी। और दूसरा चले ईरान और ग्रीनलैंड को सॉर्ट आउट करने। ईरान के ऊपर तो हमला जरूरी है और ये होगा भी अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। ऐसे मुझे लगता है कि उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन जो ग्रीनलैंड की बात आ रही है, अगर ग्रीनलैंड पे वो सॉफ्ट हमला भी करें, यानी कि उसको खरीदने की कोशिश करें, या हार्ड हमला करें यानी कि उस पर मिलिट्री ऑपरेशंस करें, तो कहीं ना कहीं नेटो टूट जाएगा। क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की, और ये किसने दिया था? अमेरिका ने ही उसको दिया था। जब यूएस वर्जिन आइलैंड्स को उन्होंने खरीदा था उनसे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड आपका है, उसकी पूरी टेरिटरी आपकी है। 1916 का ये जो डिक्लेरेशन था रॉबर्ट लैंसिंग का, ये वो डिक्लेरेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर इस सपोर्ट में नाटो के जो 8 देश हैं यूरोप के, वो आ गए हैं डेनमार्क के साथ। अगर वो ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश करते हैं तो हिटलर जैसे ओवर एक्सटेंड होके एकदम खत्म सा हो गया था रशिया के हमले के बाद, उसी तरह से ट्रंप का पतन भी शुरू हो जाएगा। और नहीं, पर सर कौन करेगा ट्रंप का पतन? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कौन करेगा ट्रंप का पतन? ट्रंप का पतन उसके अपने लोग अमेरिका के अंदर करेंगे, और इम्पीचमेंट भी उसकी हो सकती है। मिड टर्म पॉल्स के अंदर जब आप देखेंगे उनकी पार्टी हार जाएगी, और उसके बाद उनका क्या हश्र होता है। ये आपने बड़ी बात कही है, लेकिन वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जैसा आपने कहा। लेकिन ट्रंप का पतन, जो संकेत इस वक्त अमेरिका दे रहा है, वो संकेत घातक है कि आप कहीं भी जाकर जब चाहे कुछ कर सकते हैं। मैं एक बार जरा जो बात मैंने अभी कही उस पर जरा मैं मौलाना असलम रिजवी साहब का रिएक्शन लेना चाहती हूँ। मौलाना रिजवी, आपको लग रहा है कि ईरान पर हमला करेंगे ट्रंप? जो बात यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको लगता है ये हो सकता है? सबको मेरा नमस्कार और सलाम। जैसा कि मैं भी सुन रहा था कि हमारे एक भाई ने ये कहा कि 48 आवर्स में ईरान अमेरिका पे हमला करने जा रहा है, तो उसका आप इंतज़ार कर लीजिए। अगर मैं कहूँ कि साहब ईरान पर हमला नहीं होगा, तो आप कहेंगे आप ईरान के सपोर्टर हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। तो उसका बेहतरीन जवाब ये है कि 48 आवर्स के बाद मुझे प्लीज़ बुला लीजिएगा, और मैं आपके इस बेहतरीन और बड़े नेशनल चैनल पे ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की फ़िलहाल कोई हिम्मत नहीं है कि वो इस वक्त ईरान पर हमला करे। अभी आपने खबर के शुरू में ही ये न्यूज़ दिखाई है कि ईरान में मिलियंस ऑफ पीपल्स जो अयतुल्लाह खामनेई के चाहने वाले थे, उन्होंने सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ, जो इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं कल एक चैनल पे देख रहा था, हमारे एक बहुत अच्छे मुबस्सिर और जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे थे कि ईरान में चूँकि लड़कियों ने ये मुजाहरा किया, ये प्रोटेस्ट किया, लिहाजा खामनेई का तख्ता पलट जाएगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज जो आपने वीडियो दिखाए हैं उसमें आप देखिए कि कितनी औरतें और बच्चियाँ हैं जो आयतुल्लाह खामनेई के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो बातें तो बहुत कुछ कही जा रही हैं। एक ईरान पूरी दुनिया में अकेला है और चारों तरफ जो है उसके खिलाफ उसके दुश्मन हैं, और उसके बाद भी 47 ईयर्स से ईरान जो है आज अपने ऊपर खड़ा हुआ है। उसके लिए उसके साथ सैंक्शन है, यानी फरवरी 79 से जो सैंक्शन शुरू हुए वो आज तक कंटिन्यू है। उसके बाद भी आप जानते हैं कि ईरान के 8 सैटेलाइट इस वक्त स्पेस में मौजूद हैं। देखिए रिजवी साहब, जिस वक्त हमें याद है मेजर आर्या, जिस वक्त उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था, तब भी कोई नहीं कह रहा था, तब भी सब ये कह रहे थे, मेजर आर्या को लीजिए स्क्रीन पर, तब भी सब ये कह रहे थे कि नहीं होगा कोई हमला, अमेरिका ऐसा काम नहीं करेगा।
लेकिन अमेरिका ने किया। और जब से वेनेजुएला हुआ है उसके बाद से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, वेयर विल अमेरिका स्टॉप, यानी अंकुश कहां लगाएगा। जब वेनेजुएला जाकर मदुरो को उठाकर आ सकते हैं, अपने देश में ट्रायल करा सकते हैं, तब ईरान पर हमला क्या कोई बड़ी बात है? सुचरिता, इसमें दो बातें हमें नोट करनी पड़ेंगी। देखिए कि कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, कई लोग कुछ कह रहे हैं कि वेनेजुएला में जो हो गया। ईरान ना तो पाकिस्तान है, हाँ, और ईरान ना तो वेनेजुएला है। ठीक। क्या अमेरिका की सैन्य शक्ति ईरान से बहुत ज्यादा है? बिल्कुल, ये बात सच है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जैसे पाकिस्तान में जो लोग हैं बिक जाते हैं पैसे के लिए, या थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर आया तो जमीन पे लेट गए, ईरानी है नहीं ऐसे। मेरी अपनी राय है ईरानियन रजीम में, मैं उनके साथ डिसएग्री भी करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि इतना आसान नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि ये हलवा नहीं है ईरान कि आप गए और आपने खा लिया। हाँ, ये बात सच है कि अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ईरान को नुकसान पहुंचाया है पास्ट में, दोबारा नुकसान पहुंचा सकती है अगर वो फैसला कर ले। लेकिन आपको अगर ईरान के ऊपर कब्जा करना है तो आपको ग्राउंड ट्रूप्स वहां पे डालने होंगे। देखिए, एक टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी से आप एक एज हासिल कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप पूरी लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर आपको ईरान के अंदर तख्ता पलट करना है या कुछ करना है, हाँ, तो आपको उसके अंदर ट्रूप्स, सिपाही अपने डालने होंगे। और ईरानी जो है ना, वो आप उनको, मतलब देखिए जैसे भी हैं, आप उनको कमजोर मत समझिए। ये गलती ट्रंप ना करे कि वो बड़ी कमजोर कौम है और ट्रंप आएगा और जमीन पे लेट जाएंगे, ऐसा होने नहीं वाला है। वो भी लड़ते अच्छा खासा है जब लड़ने पे आते हैं। लेकिन हाँ, ट्रंप कुछ ना कुछ तो करेगा। देखिए, मैं कुछ ना कुछ जी करेगा वो। आपने जो बात कही है, मैं एक बार जरा ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में जो है अमेरिकन आर्मी की मूवमेंट है। अब ये भी कहा जा रहा है, बड़ी खबर बता दीजिए, कि वहां पर एक मिलिट्री अभ्यास चल रहा है, एक युद्धाभ्यास का दावा किया जा रहा है यूएस और पाकिस्तान के बीच। ईरान को ट्रंप की धमकी के बाद ये मूवमेंट दिखा है। तो यूएस पाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास का दावा है, और ये बार बार पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान फैसिलिटेटर हो सकता है इसमें। यूएस पाकिस्तान के बीच एक युद्धाभ्यास का दावा अमेरिकी सोर्सेस कर रहे हैं, और इसीलिए अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ट्रंप ईरान पर किसी तरह का कोई हमला, वैसे पिछली बार जब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया तब उस समय भी ये चर्चाएं चल रही थी कि पाकिस्तान के जरिए हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं था। अमेरिका ने खुद जाकर जिस तरह से बॉम्ब गिराए थे उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर। इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये भी कि जब ये तनाव चल रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से 3 देशों को धमकी दी जा रही है, उस समय उन्हें कौन याद आया है? भारत याद आया। जरा ये भी आपको दिखाती हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूएस के लिए भारत सबसे जरूरी बताया गया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से दोस्ती सबसे जरूरी है। पीएम मोदी से ट्रंप की सच्ची दोस्ती है। ट्रंप ने मुझे पीएम मोदी से गहरी दोस्ती की बात बताई। सच्चे दोस्त मतभेद सुलझा लेते हैं, और भारत अमेरिका में ट्रेड डील पर बातचीत भी हुई है। भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, ये भी सर्जियो गौर ने कहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि इस सब के बीच भारत को सीधा अपने पाले में लाने की कोशिश भी हो रही है। इसका मतलब क्या है एम्बेसडर वोरा, इसका मतलब क्या है? जब वो इस सब के बीच जब ये तनाव चल रहा है तो सर्जियो गौर बता रहे हैं कि भारत सबसे भरोसेमंद। सर्जियो गौर कौन है? राजदूत है ना अमेरिका का, कहीं फॉर्मर सोवियत यूनियन देश से आता है। ये तो मैं भी 6 देशों में मैं आपका राजदूत था, जाके हर जगह था, अरे मेरी दोस्ती आपके साथ तो बेमिसाल है, सबसे अच्छी है। ये तो हम लोग नॉर्मल, हमारा प्रोटोकॉल हो रहा है, जाके उसकी तारीफ करो। गाली थोड़ा ना देगा यहाँ आगे कि भारत को हम पसंद नहीं करते, उसको भाई अपना काम करना है। याद है एक होता था डस्टबिन ट्रूडो, पता नहीं कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर होता था, उसको बाहर निकाल दिया, और उसका राजदूत यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करता था, निकाल दिया उसको बाहर, उसको एक्सेस कहीं नहीं दिया। अगर सर्जियो गौर कुछ बोलेगा तो वो चपरासी से भी नहीं मिल पाएगा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो जो कहता है अच्छी अच्छी बातें करता है, बट आई डोंट टेक दिस सीरियसली। ट्रंप चाहता है, विच इज ट्रू, भारत एक बहुत बड़ा देश है, वेरी लार्ज इकोनॉमी, सबसे बड़ा मार्केट है उसके लिए। चीन तो गया, यूरोप के पास पैसे नहीं है, रूस घुसने नहीं देगा, बचता है भारत। वो आजकल जर्मनी का जो आया हुआ है, मैम वो साबरमती के चाट खाने के लिए नहीं आया, ना पतंगे उड़ाने आया, वो तो अपनी सबमरीन्स बेचने आया और कुछ चीज धंधा करने के लिए आया यहाँ पर। सो एवरीबॉडी इज लुकिंग एट द इंडियन मार्केट। तो ये जो बात कर रहा है सर्जियो गौर, इसमें कोई नई बात नहीं है। ट्रंप हमला क्यों करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके 2 काम, एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, 2005 का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रेजोल्यूशन है कि चाहिए, उसकी सरकार अत्याचार कर रही है, अब आप जाके उनको बता। दूसरा, सारी दुनिया को और खासतौर से जिहादिस्तान को बता दें कि इस्लाम या धर्म के नाम पर आप देश नहीं चला सकते हैं।
बहुत और चीजें चाहिए। ये क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा। लोग भूखे हैं, इस्लाम खाओ, काम नहीं है, इस्लाम खाओ, ये नहीं है, इस्लाम खाओ, ये नहीं चलेगा। मैं दिस इज अ क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को। ये देखिए, मैं एम्बेसडर वोरा आपकी बात से इस पूरे डिस्कशन को एक डायरेक्शन देना चाह रही हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस मिशन पर हैं, वो मिशन ऐसा लगता है अमेरिका के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। उनकी अपने भी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो समझ रहा है इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चाहते क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किस देश पर हमला कर दे, मैंने अभी पहले भी बोला था एयर कॉमोडोर, आपसे पूछूंगी ईरान पर। देखिए, यहाँ पर जो मौलाना साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह का चैलेंज बार बार वो दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उस तरह के भी व्यक्ति हैं कि उन्हें लगता है कि मुझे कोई हल्के में ना ले ले, कि देखिए ये तो धमकी दिए जा रहे हैं, कुछ कर दें उस चक्कर में। सुचारिता जी, उनका ईगो बहुत बड़ा है, जैसे कि आप कह रहे थे। उन्होंने सेंटेंस बोला है लॉक्ड एंड लोडेड, यानी कि बॉम्ब एयरक्राफ्ट उनके तैयार है, बॉम्ब्स उनके लोडेड हैं और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन जो एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मेरे अपने हिसाब से वो ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो अफगानिस्तान वाला हाल हो जाएगा। तालिबान से जीत के वापस तालिबान को हैंडओवर करके गए 20 साल के बाद, तो वो ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं करेंगे, हवा से हमला कर सकते हैं, लेकिन वो चाहेंगे पहले इजराइल हमला करे। और इसी वजह से नेतन्याहू गए भी थे एंड ऑफ दिसंबर में, और उनकी मीटिंग जो हुई ट्रंप के साथ, तो खाली विस्की नहीं पी रहे थे उनके साथ ये भी डिस्कशन चल रहा था कि अगर हमने आगे जाना है, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं, नेतन्याहू के ऊपर भी उनके गवर्नमेंट के बाहर कई लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि युद्ध जो है वो चलते रहे और कहीं ना कहीं वो सत्ता में बने रहे, क्योंकि जिस दिन वो सत्ता से बाहर होंगे उस दिन वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनपे बहुत सारे केसेस चलेंगे। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी चाहेंगे कि ईरान पे हमला हो। अब कौन करेगा, या तो नेतन्याहू करेगा, इजराइल करेगा, या फिर अमेरिका करेगा। लेकिन एक चीज तो तय है, जो भी हमला करे या मिल भगत के करें या फिर साइबर अटैक से शुरू करेंगे, पर अटैक हवाई होगा अमेरिका की तरफ से, वो ग्राउंड फोर्सेस को कमिट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार इजराइल तबाह हो जाएगा, क्योंकि जो मिसाइल पावर जो इन्होंने इकट्ठी करके रखी है ईरान ने, उसको हल्के में ना ले कोई भी। उनकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट हुए हैं, और जो बड़ी बड़ी घातक मिसाइल है, गदर है और दूसरी मिसाइल हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है टेस्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं हैफा होगा, तेल अवीव होगा, वो भी टारगेट में आएंगे और उनका काफी नुकसान हो सकता है, और इजराइल में काफी बर्बादी हो सकती है। इजराइल में बहुत बर्बादी हो सकती है, ये जो बात कह रहे हैं आप, ईरान इसको पूरी तरह से इजराइल का किया धरा भी समझता है। तो मेजर आर्या, अगर मैं आपको कहूं कि जरा एक पूरा हमें एक चेकमेट सिनेरियो दीजिए कि कौन किस तरफ है, कौन, हम ये जानते हैं अमेरिका और इजराइल पार्टनर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन ईरान पर हमले की बात अगर वो कहते हैं, क्या कोई भी ऐसा देश होगा, मैं मान के चलूं अगर कल ईरान पर हमला कर दिया, कौन होगा जो खड़ा होकर अमेरिका के सामने बोलेगा कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो हम हमला करेंगे? अब जो वेनेजुएला में हो गया उसके बाद भी रूस चीन ने क्या किया? देखिए, ऐसा कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ईरान अभी तक जो भी लड़ता चलाया है, ईरान अकेला ही लड़ता चलाया है। ईरान के ज्यादा दोस्त नहीं है, ईरान दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाहे वो सुन्नी मुस्लिम देश हो, चाहे और कुछ भी हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ईरान को अगर हराना है तो उनको पता है कि ये दगा से हारेगा, ये धोखे से हारेगा, और पाकिस्तानी उसके लिए तैयार हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खिलाया था आसिम मुनीर को, वो उसका बिल देने का वक्त आ रहा है। तो ये सब करेंगे ये लोग, ठीक है। तीसरी बात, सर ने बिल्कुल ठीक बोला, ग्राउंड फोर्सेस, ये लोग बहुत बेवकूफ होंगे अगर ये अपनी इन्फेंट्री भेज देंगे ईरान के अंदर। ये बहुत बेवकूफी की बात हो जाएगी अगर उन्होंने अपने फौजी भेज दिया। हाँ, 50-60 हजार ऊपर फुट से 40,000 फुट से आप बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि ईरान का आज भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा नहीं है जितना इजराइल का है। मिसाइल जो उनके पास बड़ी अच्छी आ गई हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम में कमजोरी है। पिछली बार भी जब मिडनाइट हैमर हुआ था या फिर राइजिंग लायन हुआ था, हमने देखा था। लेकिन एयर डिफेंस के अलावा अगर आप देखें, मिसाइल सिस्टम्स उन्होंने इंप्रूव करे हैं बीच में अपने। और आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बात यह है कि दे विल लीड, सर ने बिल्कुल, आई एग्री विद दिस एनालिसिस, दे विल लीड विद इजराइल। इजराइल की जरूरत है कि ईरान को नुकसान पहुंचे, या अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है।
अमेरिका की नहीं है इतनी जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। सबसे पहले ईरान को नुकसान पहुंचाने की जरूरत जो है, दैट नीड इज ऑफ इजराइल, इट्स नॉट ऑफ अमेरिका डायरेक्ट। अब मेजर आर्य, आज मैं एक और खबर जो अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, क्योंकि एक तरफ तो ईरान पर हमले की बात अमेरिका कर रहा है, लेकिन एक और हमले की बात मसूद अजहर कर रहा है। मसूद अजहर का एक ऑडियो आया है जिसमें वो कह रहा है कि 1000 फिदायीन तैयार हैं, उन्हें ना आईफोन चाहिए, ना उन्हें घर चाहिए, ना उन्हें किसी तरह की सहूलियत चाहिए, उन्हें सिर्फ जन्नत पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचेंगे? हमला करके, फिदायीन हमला करके, बस ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा चाहती हूँ एक बार वो जरा चलवाती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। तो ये ऑडियो मसूद अजहर का सामने आया है और ये इस ऑडियो के चलते वो ये बताना चाह रहा है कि भाई कितने फिदायीन हैं जो हमले के लिए तैयार हैं। अब ये मसूद अजहर कह रहा है या इसमें पाकिस्तानी रजीम भी शामिल है? क्या उनका मत भी शामिल है? मेजर आर्य, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कुछ नहीं है। इसने एंड में एक लाइन बोली मसूद अजहर ने, वो आपने पकड़ ली होगी कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो दुनिया भर का मीडिया जो है वो घबरा जाएगा। दुनिया भर का, ये मीडिया के लिए बोली गई लाइन है। इनके पास कुछ नहीं है। ये आदमी पहले भी झूठ बोल रहा था जब इसको पकड़ के जेल में डाला था, राइट? और जब इसकी चूड़ियां कसी थी इंडियन जेल में मसूद अजहर की, तो ये जो रोया है, मैं तो ऐसे ऑफिसरों से मिल चुका हूं सुचरिता, जो कहते हैं कि इतना डरपोक आदमी है, इतना बुज़दिल है, रोता था जब इसकी चूड़ियां कसी थी, ये रोता था। यही मसूद अजहर जो कहता है कि ये फट जाएंगे और अल्लाह से मिल जाएंगे, ये कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। एंड में उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया ये बोल के कि दुनिया का मीडिया जो है वो हिल जाएगा और मीडिया ये बोलेगा। मीडिया से क्या लेना देना है? अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपको शहीद होना है और भारत पे हमला करना है तो करो। आप स्पीच क्यों दे रहे हो? आपको रोका किसने? और आज की तारीख में जो फिदायीन अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास आज की तारीख में सुसाइड बॉम्बर हैं, तो ये तो 10 साल पहले भी होंगे, ये तो 20 साल पहले भी होंगे, तो भेजो। हमने कब, ये सब कुछ नहीं है, ये मार्केटिंग के स्टंट्स हैं बीच बीच में इनका रेलेवेंस बढ़ाने के लिए, बस। ये जिस तरह से ऑडियो आया, और ये पहला नहीं है, इससे पहले भी ऑडियो जारी हो रहे हैं, बार बार ऑडियो क्यों जारी हो रहे हैं? इसके पीछे क्या सुचारिता, सस्ती पैसा नहीं लगता ना ऑडियो जारी करने में। आप देखिए, ऑडियो जारी करने में क्या कोई फट गया क्या? ऑडियो जारी करने में आपने माइक लिया, चिल्लाया, ऑडियो जारी कर दिया, सारा काम फ्री में हो रहा है इसका। ये मसूद अजहर इज नॉट टू बी टेकन। ये देखिए क्या कर सकता है मैक्सिमम। एक हमला कश्मीर के अंदर करवा दिया, एक हमला कहीं और करवा दिया, कुछ बेगुनाहों को मार दिया, इसके अलावा इसके बस का कुछ नहीं है। वो भी इसकी एक्टिविटी इतनी कंस्ट्रिक्ट हो गई है पहलगाम के बाद कि इसको पैर रखने की जमीन नहीं मिल रही है। इतना ज्यादा फोर्स लेवल वहां पे बढ़ा दिया गया है। और आखिरी बात मैं कहता चलूं सुचरिता, कि ये जो कहते हैं ना कि इतने हैं, गिनती नहीं है हमारे सुसाइड बॉम्बर, तो ये किसकी परमिशन इसको चाहिए? और ये किसकी परमिशन मांग रहा है? ये खुद के लिए कह रहा है कि ये हमारे अमीर से, यानी कि खुद को बोल रहा है अमीर, और मेरे पास इतने सुसाइड बॉम्बर हैं, लोग मुझे खत लिखते हैं और कहते हैं कि हमें भेजो वरना ये हो जाएगा, तो भेज दो भाई। आप मीडिया से क्या गुहार लगा रहे हो? क्या सुचरिता कुकरेती ने चिट्ठी साइन करनी है इनकी कि हाँ ठीक है सुसाइड बॉम्बर भेज दो? मैं एक चीज एयर कॉमोडोर से पूछूंगी। एयर कॉमोडोर, आपको लग रहा है कि इस वक्त जो ये तस्वीर तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है एक ऑडियोज के जरिए, बार बार ये बताने की कोशिश कि हम हमले के लिए तैयार हैं, ये एक इंस्टिगेशन है या वाकई इसके पीछे किसी तरह की कोई सरकारी स्टेट स्पॉन्सर्ड है? देखिए, ऑडियो का अभी तक तो गारंटी नहीं है कि इसकी वॉइस है कि नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि अगर ये कह रहा है कि इसके पास 1000 फिदायीन है, तो ये खुद क्यों नहीं आके हमला करता? ये खुद क्यों नहीं लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, जैसे हमारे आर्मी के ऑफिसर्स करते हैं? 21 में से परमवीर चक्र में 12 ऑफिसर्स के हैं, क्या आप जानते हैं? और एयरफोर्स का एक ही है, वो भी ऑफिसर है। तो कहीं ना कहीं ये खुद दूसरों को लड़वा के मरवाना चाहते हैं, लेकिन खुद आगे जाके लड़ाई नहीं करना चाहते, पहली बात। दूसरी बात है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्या ये भूल गए कि इनके 10 से ऊपर रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, इनकी बहन, बहनोई, इनके नेफ्यूज, नीसेस, और जो इनकी दूसरी बहन है उसके शौहर, उन सबको
किसने मारा था? भारतीय वायुसेना ने घुस के मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भावलपुर में इनको मारा था। अभी इन्होंने अपने अड्डे अगर पीछे कर दिया तो क्या सोचते हैं कि हमारी मिसाइल की रेंज नहीं है? हमारा ऑफ सिंदूर कंटिन्यूज। हम इस बार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे मसूद अजहर में और पाकिस्तान के उन जनरल्स में। तो इस बार अगर कोई भी ऐसा हमला होता है तो ये बहुत बुरी तरह से मरेंगे। नहीं सर, ये तो बड़ा क्लियर है, पर ये जो एक टैक्टिक्स हैं, ये डराने की, धमकाने की, ऐसा लगता है कि हर कोई इस्तेमाल इस वक्त कर रहा है। बस ये है कि पाकिस्तान की वो गीदड़ भभकी है, वो नजर आता है आतंकियों की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है उसके बारे में सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से मनमर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, एक खतरा हमेशा वहां से बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने।